अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था पढ़ाई का, वहाँ से ऑनलाइन आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने 2-3 चैप्टर वहाँ कर लिए थे, 4 चैप्टर। तो हम वहाँ क्लासेस में कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ़ कर दूँ कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में होता क्या है एक्चुअली। आप डाटा इकट्ठा करते हैं पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स फाइंड करने के लिए, हम सैम्पलिंग करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की दूसरी टाइप है, जिसमें पहली टाइप में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन, और उसके बाद ये इसकी दूसरी टाइप है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो एस्टिमेशन में हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन जो है वो दो तरह की होती है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो अब उसकी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दूसरी टाइप है, जो दूसरी ब्रांच है या जो दूसरी मेन टाइप है, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये होता है कि आपने एक डाटे की बुनियाद पे पॉपुलेशन के बारे में रिज़ल्ट्स जो हैं वो हाइपोथेसिस की बुनियाद पे अखज़ करने होते हैं, इन्फ्रेंस करने होते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एक्चुअली जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हैं वो क्या होते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज़ एन असर्शन और कंजेक्टर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स, कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनकी जो असर्शन है, उनके बारे में जो मफरूज़ा है, उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। वो कहता है कि ये इट इज़ एन असर्शन अबाउट द नेचर ऑफ अ पॉपुलेशन, कि ये पॉपुलेशन की नेचर के मुतल्लिक़ होती है कि पॉपुलेशन किस टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी अगर आपको क्लेम करती है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो 95% ठीक है, 5% वो ख़राब हो सकती है, तो आपने उसके हाइपोथेसिस बना के उसकी स्टेटमेंट को, उस पॉपुलेशन की नेचर को चेक करना होता है कि क्या ये बात ठीक कही जा रही है या गलत कही जा रही है। तो आगे लिखा हुआ है कि दिस असर्शन आर मे नॉट बी ट्रू, वो जो असर्शन है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हमने एक्चुअली चेक ही इसी बात को करना होता है कि वो जो असर्शन है किसी पॉपुलेशन के बारे में या कोई इन्फ्रेंस है, वो जो बनाया गया है क्या वो ठीक है या गलत है। तो उसके लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सहारा लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे थोड़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं क्वांटिटेटिव डाटा के मुतालिक, कि अगर म्यू आपका 25 है तो ये बोला जाएगा कि इस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 25 है, द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू 25। तो आपने एक्चुअली चेक करना होता है कि क्या वाकई ही इस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 25 है। उसके लिए आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप सैम्पलिंग की बुनियाद पे डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा इकट्ठा करके आप उस डाटे को चेक करते हैं सम स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से चेक करने के बाद आप ये देखते हैं कि ये जो बात की गई है कि इस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 25 है, क्या वो ठीक है। तो आपने सैंपल की बुनियाद पे इकट्ठा किया गया डाटा जो होता है, उसकी बुनियाद पे आपने इस अजम्पशन को या इस इन्फ्रेंस को चेक करना होता है। तो उसके बाद अगर कोई दूसरी स्टेटमेंट इस तरह की हो सकती है कि म्यू लेस देन 40, कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू जो है वो 40 से कम है। तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक इन्फ्रेंस बना सकते हैं कि म्यू जो है वो 40 से बड़ा है या बराबर है। तो तीसरी जो टाइप है, ये तो एग्जांपल्स के तौर पे दिया गया ना आपको, कि वो तीसरा इस किस्म का हाइपोथेसिस हो सकता है कि म्यू ग्रेटर इक्वल टू 20, कि कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसका मीन जो है वो 20 से बराबर है या 20 से बड़ा है। फिर आगे दिया होगा पाई इज इक्वल टू 0.4, यानी ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को जाहिर करता है पाई। इसमें यह बताया गया है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो 0.4 के बराबर है। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर टू डिटरमाइन whether or not an assumption about some parameter of a population is supported by the information obtained from the observed random sample। इसका कहने का मकसद है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, या ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम ये चीज़ डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन के बारे में
एक अजम्पशन बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल ऊपर जो 4 1 2 3 4 पॉइंट में दी गई हैं, म्यू इक्वल टू 25, म्यू लेस देन 40, म्यू ग्रेटर देन 20 और पाई जो है 0.4। तो हमने ये चेक करना होता है कि वो जो कोई अजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में बनाई गई है, क्या वो जो इन्फॉर्मेशन हमने सैम्पल डाटा से ली हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करती हैं कि नहीं सपोर्ट करती। तो हमने एक्चुअली ये देखना होता है कि जो पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाई गई है, हम सैंपल लेके डाटा इकट्ठा करके उसके बारे में हमने ये चेक करना होता है कि जो अजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में बनाई गई है, जो जैसे ये जो ऊपर 4 अजम्पशंस दी गई हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं 4, तो क्या ये ठीक हैं या गलत हैं। तो हमने चेक किस तरह करना होता है, हमने सैम्पल डाटा लेके उसको एनालिसिस करके उसको चेक करना होता है। तो इस सारे प्रोसीजर को बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके आगे कुछ मेन स्टेप्स हैं, वो आगे चल के आएंगे। उसमें हमने ये देखना होता है कि हमने डाटा किस तरह लेना है, हमने हाइपोथेसिस किस तरह बनाने हैं, हमने इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से लगाने हैं, हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ क्रिटिकल रीजन बनाने होते हैं, एक्सेप्टेड रीजन बनाने होते हैं। फिर हमने अपना रिजल्ट देना होता है कि वो जो अजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में दी गई है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। तो वो आने वाले लेक्चर में ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो अगला हमारा है 13.1.3 के स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर्स मस्ट मेक एन अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर जो तजर्बा करने वाला होता है या जो रिसर्च करने वाला होता है, वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के मुतल्लिक़ अपनी एक अजम्पशन बनाता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो किस नेचर की है या ये किस टाइप की है। इट इज़ रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल और बाइनोमियल। वो कहता है कि इज़ द रैंडम वेरिएबल नॉर्मल और बाइनोमियल और डज इट फॉलो एनी फॉर्म ऑफ द distribution. It is therefore necessary to identify the theoretical probability distribution of the random variable under consideration, because the decision about the hypothesis is made on the basis of the probability of occurrence. वो कहता है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये हम सारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पिछले चैप्टर में पढ़ आए हैं। बाइनोमियल फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम अभी पहला चैप्टर था सेकंड ईयर का उसमें पढ़ा है कि क्या जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है, क्या ये इस डाटा जो है इन डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है। हम उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है कि डाटा जो है वो अगर कोई इस टाइप का हो, हम उसके मतलब एक्चुअली कुछ अजम्पशंस बनाते हैं अपने तौर पे। तो उन अजम्पशंस को हम चेक करने की कोशिश करते हैं क्या ये पॉपुलेशन जो है वो इन अजम्पशन को फॉलो करती है कि नहीं करती। यानी बात करने का मेन मकसद वही है कि हमने किसी भी पॉपुलेशन की नेचर के मुतल्लिक़ अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं, अपने डिसीजंस जो हैं वो ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन हम ये सारा काम करते हैं सैम्पलिंग की बुनियाद पे। हम सैम्पल लेते हैं, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इस सारे हम जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आगे है जी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको H0 से डिनोट किया जाता है और हम ये जो अंडर पॉसिबल रिजेक्शन इसके लिए हम चेक करते हैं। यानी वो हाइपोथेसिस जिसको H0 से डिनोट किया जाए और उसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करें, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H0 इज़ दैट हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन और नलिफिकेशन। यानी रिजेक्शन को दूसरा नाम नलिफिकेशन भी कहा जा सकता है। अंडर द अजम्पशन दैट इज़ ट्रू। वो कहता है कि नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं और उसकी अजम्पशन क्या होती है कि ये ट्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का मकसद यह है कि मैं वही आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा कि कोई कंपनी अगर आपको क्लेम करती है कि मेरे पास जो है वो मैंने एक प्रोडक्शन तैयार की है, उसकी नेचर इस टाइप की है कि उसमें 5% चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती। तो ये हाइपोथेसिस एक बना दिया गया है। हमने इस चीज़ को चेक करना होता है कि क्या ये अजम्पशन पॉपुलेशन की नेचर के मुतालिक ठीक है। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है वो करते हैं। तो वो जो हाइपोथेसिस है हम उसको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं कि अगर इसमें कोई गलती है या ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो हम इसको अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात ठीक की गई है या नहीं ठीक की गई।
तो इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और ये भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है, या यूँ समझ लें कि एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हम उसको चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो है वो स्टेटमेंट वो कहता है कि या वो नो इफ़ेक्ट हो सकती है, वो किसी चीज़ का स्टेटस हो सकता है, वो ये बताया जा सकता है कि काइन जो है वो अनबाइस्ड है, ड्रग जो है वो इनइफेक्टिव है, या इस पर्टिकुलर किसी डिज़ीज़ के लिए, या जो मैंने कोई प्रोडक्शन बनाई है वो इस टाइप की है, या ऐसे हो सकता है कि मैं कोई अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँ हाइपोथेसिस में कि ये जो मैंने इस पॉपुलेशन को स्टडी किया है, या ये मेरी पॉपुलेशन जो है इस टाइप की है। अब पॉपुलेशन में कुछ भी हो सकता है, आपकी मेडिसिन की दवाइयाँ हो सकती हैं, आपकी प्रोडक्शन हो सकती है, बल्ब्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसी चीज़ों की जो है वो पॉपुलेशन हो सकती है। कहने का मकसद है कि पॉपुलेशन जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। उसमें ये होगा कि आपने उस पॉपुलेशन का मतलब एक अजम्पशन देनी होती है जिसको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक किया जाता है। तो ये है जी आपका नल हाइपोथेसिस। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस, कि नल हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है। तो नल हाइपोथेसिस जो है आप कहते हैं कि लेट थीटा रिप्रेजेंट द ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड थीटा नॉट अ वैल्यू ऑफ द नंबर लाइन, द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड विल टेक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। यानी अगर आपने थीटा को लिया है पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पे, तो थीटा नॉट जो है वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर की कोई वैल्यू होगी। यहाँ देखें, काबिल गौर बात यह है कि आप यहाँ म्यू ले सकते हैं, तो फिर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो म्यू नॉट होगी। अगर आप यहाँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू पी नॉट होगी। अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो सिग्मा नॉट होगी। तो कहने का मकसद ये है कि थीटा यहाँ जो है वो सिर्फ पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पे यूज़ हुआ है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो उसके साथ नॉट लगाने से बनती है, यानी कि वो आपने सिंबॉलिकली उसको सिर्फ डिफ़ाइन करना होता है। तो इसमें उन्होंने थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर लिया है, थीटा नॉट उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ली है उस पैरामीटर की। तो वो कहता है कि आप नल हाइपोथेसिस इन तीन तरीक़ों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, यानी यहाँ उसने ये बताने की कोशिश किया कि थीटा जो कोई पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो थीटा नॉट है, यानी थीटा जो है वो एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ आप थीटा नॉट के में एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये पिछले चैप्टर पेज पे उन्होंने बताया था कि म्यू इज इक्वल टू 25, आप यहाँ थीटा इज इक्वल टू 25 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ उसने ये बताया कि दैट इज़, इसका मतलब है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द थीटा नॉट। तो वो स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो 25 हो सकती है, 24 हो सकती है, 40 हो सकती है, 45 हो सकती है। तो उसके बाद है आपकी दूसरी एग्जांपल उसने देखा थीटा ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट, यानी इसमें यह है कि जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा है वो कोई सम स्पेसिफाइड वैल्यू के बराबर है या उससे बड़ा है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे उन्होंने ये दिया है आपको कि म्यू इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 20, पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। तो यहाँ उन्होंने थीटा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट के तौर पे दिया है, यानी उन्होंने जनरल बताया कि थीटा जो है पॉपुलेशन पैरामीटर वो कोई सम स्पेसिफाइड वैल्यू के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने आपको दिया है कि थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट। इसका ये मतलब है कि थीटा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो कोई स्पेसिफाइड वैल्यू थीटा नॉट के बराबर है या उससे छोटा है। तो ये तीन एग्जांपल के दे के उसने समझाने की कोशिश की है कि आप नल हाइपोथेसिस को इन तीन तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन के अलावा कोई और तीसरा तरीका नल हाइपोथेसिस को क्रिएट करने का या बनाने का या उसको इस्टेब्लिश करने का नहीं है। तो उसके बाद आपका दूसरा आता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेट होगा, यानी ये उसके मुखालफ होगा या उससे उलट होगा। तो अगर आप कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस एच नॉट है, तो जिसको नल हाइपोथेसिस बोला जाता है, जो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक किया जाता है। तो H1 जो है या HA जो है, सबस्क्रिप्ट में 1 है, सबस्क्रिप्ट में A लिख सकते हैं आप। इन्होंने H1 से इसको ज़ाहिर किया हुआ है, आप HA भी लिख सकते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से डिनोट किया जाता है, ऐसे कि आप इसको HA से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और ये हाइपोथेसिस जो है वो कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें।
यानी आप को अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो 95% ठीक है और उसमें 5% ख़राबी हो सकती है, तो आपने उस स्टेटमेंट को नल हाइपोथेसिस में लेके आपने चेक करना होता है कि नहीं, वो मुमकिन है कि वो 95% से ज़्यादा ठीक ना हो, कम ठीक हो, या उसमें ख़राबी जो है वो 5% से ज़्यादा हो। तो आप नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। उसको H1 और HA से या HA से डिनोट किया जाता है। तो हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये कब एक्सेप्ट करेंगे? जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आप उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या उसको किस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो नीचे आ जाता है। पहले हम ये थोड़ा पढ़ लें कि एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिव्स द अपोजिंग कंजक्चर टू दैट गिवन इन द नल हाइपोथेसिस। कि नल हाइपोथेसिस जो है वो कैसे बनाया जाता है? वो उस तरह बनाया जाता है कि जो चीज़ नल हाइपोथेसिस में दी जाएगी, आप उसके उलट, उसके अपोज करते हुए एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफन कॉल्ड द रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दिस हाइपोथेसिस एक्सप्रेसेस द थ्योरी दैट द एक्सपेरिमेंटर द रिसर्चर बिलीव्स टू बी ट्रू। वो कहता है इसको रिसर्च हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटर तजर्बा करने वाला होता है या जो कोई रिसर्चर होता है, रिसर्च करने वाला, वो इसको सही मान रहा होता है। अब इसकी मैं समझाने के लिए आपको ये दूंगा एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी कोई कंपनी आपको क्लेम करती है कि मैंने एक प्रोडक्शन बनाई है, वो इस टाइप की है, ठीक है। तो आप जो एक रिसर्चर होता है, जो एक एक्सपेरिमेंटर होता है, उसने ये चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये कंपनी सही क्लेम कर रही है। तो उसने उस कंपनी के अल्टरनेट अपोज एक मुख्तलिफ, उससे मुखालिफ सिमत में एक हाइपोथेसिस बनाना होता है जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसलिए इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है कि ये रिसर्चर इस बात पे यकीन कर रहा होता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया वो ठीक है, कंपनी जो क्लेम कर रही है वो ठीक नहीं है। वो इसलिए ये इसको ट्रू मानने की कोशिश करता है कि अगर कंपनी बात गलत कर रही है तो मैं उसको अपने तौर पे चेक करूँगा, तो मैं उसकी टेस्टिंग करूँगा, मैं एनालिसिस बनाऊँगा, मैं उसके मतलब एक जो रिज़ल्ट है वो ड्रॉ करूँगा, तो उसके मुताबिक मैं चलूँगा कि क्या कंपनी सही क्लेम कर रही है या गलत क्लेम कर रही है। इसलिए बिलीव्स टू बी ट्रू का मतलब यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि रिसर्चर या रिसर्च करने वाला या जो कोई एक्सपेरिमेंटर होता है, जो मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो अपने रिसर्चर जो हैं वो रखती हैं, जो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं कि अगली कंपनी जो है जिससे हमने सौदा करना है, क्या वो सही क्लेम कर रही है कि गलत क्लेम कर रही है। द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड टू सी इफ़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। वो कहता है फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग की जाती है, डाटा लिया जाता है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए जाते हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है क्या वो सही है या उसको सपोर्ट ये चीज़ करती है कि नहीं करती, ठीक है। अच्छा जी, आगे है कि आपका फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह बनाने हैं। जैसे उन्होंने नल हाइपोथेसिस बनाने के तीनों तरीके ऊपर बता दिए थे, तो सीधी सी बात है कि अल्टरनेटिव जो है वो नल हाइपोथेसिस का उलट होता है। तो जो चीज़ नल हाइपोथेसिस में आएगी उसी तरह स्टेप बाय स्टेप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो चीज़ मुखालिफ सिमत में आ जाएगी। तो वो कहता है फॉर एग्जांपल उसने ये पहली एग्जांपल दी है कि हाइपोथेसिस जो है वो किस तरह क्रिएट करना है। द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड टू सी इफ़ देयर इज सपोर्ट फॉर सम हाइपोथेसिस, दिस विल बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सप्रेसेस एन इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ लेस देन आर ग्रेटर देन आर नॉट इक्वल टू। एग्जांपल वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो बराबर है या नहीं बराबर, वो उससे छोटी है, तो एग्जांपल के तौर पे आप उसको लिखेंगे थीटा लेस देन 40। यहाँ थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पे यूज़ हुआ है और 40 जो है वो सम स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ थीटा नॉट है। स्टेट द नल हाइपोथेसिस विद द इक्वालिटी साइन एज अ कंप्लीटेड ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, के इसके अगेंस्ट जो है वो अब जो ऊपर H1 दिया हुआ है कि थीटा जो है लेस देन 40 है, तो उसके अगेंस्ट H0 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 40 आएगा। ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो सही तरह समझ आएगी। इसको देख लें, इसमें लिखा हुआ है कि नल हाइपोथेसिस H0, उसमें पहली सूरत क्या होगी, उसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या होगा। दूसरी सूरत में अगर H0 इस तरह का होता है तो H1 किस तरह का होगा। तीसरी सूरत में अगर H0 इस तरह होता है तो H1 किस तरह का होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। पहली सूरत में देखो उन्होंने नल हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ है H0 थीटा ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट, यानी थीटा जो है वो कोई पॉपुलेशन पैरामीटर है और थीटा नॉट जो है वो उसकी सम स्पेसिफाइड वैल्यू है।
तो थीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू थीटा नॉट है। तो उसके अगेंस्ट, उसके उलट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जिसको H1 से डिनोट करते हैं, वो बनेगा थीटा लेस देन थीटा नॉट, यानी जो नल हाइपोथेसिस में है अल्टरनेटिव उसके उलट बनेगा। तो दूसरी सूरत में देख लें कि थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट है, तो उसके अगेंस्ट अपोज करते हुए उसके उलट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा थीटा ग्रेटर दैन थीटा नॉट। तीसरी सूरत में अगर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट है, कि थीटा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो किसी सम स्पेसिफाइड वैल्यू थीटा नॉट के बराबर है, तो उसके अगेंस्ट बनेगा उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कि थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। अच्छा, जो कोई चीज़ नॉट इक्वल होती है उसकी दो सूरतें होती हैं, कि एक सूरत ये होती है कि या तो वो छोटी है या वो बड़ी है। तो ये थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट के आगे जो उन्होंने ब्रैकेट में दिया हो कि दैट इज़ थीटा लेस देन थीटा नॉट और थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, ये यही बताने की कोशिश की गई है कि जो चीज़ कोई बराबर नहीं होती उसकी दो सूरतें होती हैं, कि या वो छोटी होती है या वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये तीन सूरतें बताई गई हैं नल हाइपोथेसिस बनाने की, तो उसके अगेंस्ट, उसके उलट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने की। तो आज इतना ही लेक्चर मेरे ख्याल में काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे वॉइस मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप इसका फ़ोटो ले लें पेज का। तो फ़ोटो लेने के बाद आप उसको टिक करके अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस बात की हमें समझ नहीं आई या इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, तो मैं फ़र्दर सबके जवाब भी दे दूँगा। ठीक है जी, तो आप लोग अच्छी तरह इसको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे।